नमस्कार साथियों, मैं जोगेंद्र खन्ना दादरी क्रांति न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, विधानसभा चुनाव को कुछ ही समय बचा हुआ है। उसी के मद्देनज़र चरखी दादरी विधानसभा को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी है। जी हां, चरखी दादरी में लगभग हर पार्टी के नेताओं ने अलग अलग अपने प्रचार और प्रसार शुरू कर दिए हैं। उसी के मद्देनज़र चरखी दादरी से एक युवा और नया चेहरा सामने आ रहा है जो कि लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं जिनको। जी हाँ, उनका नाम है दीपक लांबा जी। और दादरी विकसित संकल्प यात्रा उन्होंने चरखी दादरी जिले में शुरू कर रखी है। क्या मकसद है उस यात्रा का, और मैं आपको बता दूं कि पिछले इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन एक ऑफर रखा था चरखी दादरी की जनता के लिए। उस ऑफर के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था क्या ये सच है, क्या 20,000 नौकरियां दीपक जी देंगे। तो आज उनसे ज़रूर पूछेंगे कि 20,000 नौकरियां कौन से क्षेत्र में देंगे, वो कितनी सरकारियां रहेंगी, कितनी प्राइवेट रहेंगी। बिल्कुल जी, हमारे साथ दीपक जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार। धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दीपक जी, हर गाँव में आप जा रहे हो, लगभग काफ़ी गांव आपने कवर कर लिए हैं जी। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आपकी जो मेहनत है, जो चरखी दादरी विकसित संकल्प यात्रा आप कर रहे हो जी, वो सक्सेस हो पाएगी? क्या लोग आपको उस तरह से जान पाएंगे जो कि एक दादरी के नेताओं को जानते हैं? देखिए, सक्सेस वाला जो है यात्राएं हमेशा आपकी अपनी लर्निंग, जी लोगों के प्रति जो आप कहना चाहते हैं वो कहना। सक्सेस तो यात्रा पहले दिन से ही हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा दौड़ तो है नहीं कि माइलस्टोन है कि हमें उस कॉर्नर तक पहुंचना है। जी। हमने एक छोटा सा शेड्यूल बनाया है, 25 अगस्त तक हमने सारे गांव करने हैं। 23-24 गांव में हम ऑलरेडी जा चुके हैं, बाकी गांव में जाना है। जी। हमने अपनी टीम के साथ गांव के क्षेत्र में तो काफ़ी काम कर लिया है, जा पाए हैं, लोगों से मिल पाए हैं। शहरी क्षेत्र अभी रहता है, तो शहरी क्षेत्र को हम सितंबर के महीने की शुरुआत के 1 हफ्ते में या 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। जी। तो ये यात्रा का स्वरूप है। जहाँ तक इसकी सफलता की बात है, देखिए, यात्रा में यदि मैं 10 लोगों से भी मिल रहा हूँ तो भी यात्रा सफल है, और 1000 लोगों से मिल रहा हूँ तो भी वो सफल है। मुझे अपनी बात कहनी है, लोगों की बात सुननी है। हम लोगों के समस्या को हल करना या उसका सॉल्यूशन देने की स्थिति आज नहीं है, लेकिन मेरा इस क्षेत्र के प्रति प्लान है। वो प्लान मैं लोगों के सामने रखता हूँ। समस्याएं लगभग इस क्षेत्र का सर्वे करके हमारे पास ऑलरेडी है। इस यात्रा में भी लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हम कुछ थोड़े समय के प्लान और कुछ बड़े प्लान, दोनों प्लान लेके जनता के सामने जाएंगे। सपना जो है वो एक बड़े प्लान का हिस्सा होता है, जिसमें कि मैं बड़े का मतलब ये है कि 4 साल जिसमें लगेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें 4 महीने में ही हम रिजल्ट निकाल देंगे। वो व्यवस्था से रिलेटेड है। व्यवस्था से रिलेटेड हो सकता है बिजली, पानी। अच्छा दीपक जी, बीच में रोकना चाहूँगा। आपने बताया कि आप कई गाँव में जा चुके हैं जी, और समस्याओं का जिक्र किया आपने, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या गांव में रहती है और शहर में आपको पता भी है, उस पर भी हम आएंगे। गांव में आपको क्या सबसे बड़ी समस्या लगी कि अगर आपके हाथ में सत्ता आती है तो आप गांव में ऐसा क्या परिवर्तन करोगे? देखिए, गांव में सबसे बड़ी जो दिखते हैं वो तो डे टू डे की जो लाइफ में दिखते हैं ना, लोग आते ही तो उसको बोलते हैं। हाँ, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जिसको हमारा सर्वे भी बता रहा है और लोग भी कह रहे हैं। जिस भी घर में जाओ, जिस भी ताई से बात करो, वो पहला इशारा ही करती है कि जी हमारे बालक घर में बैठे हैं, रोजगार नहीं है, इनका कुछ होगा क्या? ये सवाल सीधा पूछते हैं। पहला बेरोजगारी। व्यवस्थाओं में मैं कल आज सुबह और कल 2 गांव का मैंने दौरा किया है। गांव है सांवड़, जिसमें मैं कल शाम को था, और आज था झिंझर में। जी। आपको जान के हैरानी होगी, सांवड़ में पिछले 25 दिन से पानी नहीं आया है पीने का, और 25 दिन से झांझर में पिछले 45, झिंझर में पिछले 45 दिन से नहीं आया। तो आप देखिए, पानी की समस्या। आप और मैं शहर में रहते हैं, हमारे पास अपना इंतजाम है पानी का, हमें वो समस्या दिखाई ही नहीं देगी। तो पानी की दोनों तरफ की समस्याएं लोग बता रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, गली में पानी भरा है, पानी से दोनों तरफ से मार है। जी। तो पानी की समस्या व्यवस्थाओं से रिलेटेड है। गांव में लाइट नहीं आती। मेरे गांव में जिस दिन बारिश हुई उस दिन पूरी रात लाइट नहीं थी, अगले दिन नहीं आई, 10 बजे आई। मतलब आप ये मान के चलिए 24 घंटे से ज़्यादा टाइम बीतने के बाद लाइट आई। मतलब आपके अनुसार गांव में कोई सुध लेने वाला नहीं है? सुध लेने वाला नहीं है। दूसरी बात ये है, और जिसमें लगना कुछ नहीं है।
आप समझ रहे, जिसमें ना तो नए पोल लगने हैं, ना ट्रांसफार्मर हाँ, लगने जो हैं, सुविधाएं पहले दे रखी उन्हीं को उन्हीं ठीक को करना सुचारू रूप से, बस किसी आदमी को ये देखना है कि ये उसकी टेंशन है कि लोगों को गर्मी लग रही है, पानी की प्यास लग रही है। यदि कोई भी व्यक्ति इस टेंशन को अपनी टेंशन मान लेगा तो मुझे लगता है सुविधाएं जरूर हल होती चली जाएंगी। और मैं बार बार कहता हूं कि जो एमएलए है वो जनता का नुमाइंदा है, उनके लिए काम करने वाला व्यक्ति है। और मैं तो एक और शब्द यूज़ करता हूं कि नौकरी लेते हैं भाई एमएलए, तो नौकरी में आपको तनख्वाह मिलती है तो आपको काम करके पूरा कर्तव्य भी निभाना पड़ेगा जी। तो व्यवस्थाओं के मामले में हम लोगों से ये वादा कर रहे हैं, लोग हमें जब भी आप उनके पास जाओ, मिलने जाओ, वो ये मानते हैं कि आप राजनेता हैं, सत्ता पक्ष है या विपक्ष हैं, इसका उनको ज़्यादा वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते। तो लोग मुझे भी कहते हैं कि भाई तुम आ जाते हो, है ना, उसके बाद जब चुनाव हो जाएगा दिखोगे नहीं, काम नहीं करवा पाओगे, आप कम से कम आज की डेट में हमें पानी ला के दे दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोगों को ये कह रहे हैं कि ये व्यवस्थाओं की जो दिक्कत है, सिर्फ 6 महीने का समय हम मांगेंगे जी। 6 महीने में हमारे जिन जिन गाँव में पानी के पीने की व्यवस्था हमें करनी है वो ज़रूर होगी। अच्छा, आपने पैतावास कला में एक बहुत बड़ा बयान दिया था हमारे ही चैनल पर। जी, आप मिले थे मुझे याद है। तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे जन आशीर्वाद मिलता है और ऊपर से आपको टिकट मिलती कांग्रेस पार्टी की, तो आप 20,000 नौकरियां दोगे। वो कैसे पॉसिबल है दीपक जी? 20,000 नौकरी तो लोकसभा में ही नहीं मिलती। आप एक छोटी सी विधानसभा दादरी तो कैसे पॉसिबल? और कौन सी नौकरियां होंगी? वो क्या सरकारी रहेंगी या प्राइवेट रहेंगी? देखिए, इस सवाल में 2-3 सवाल हैं। पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है जी। ये बिल्कुल संभव है। ये बिल्कुल संभव है कि नौकरियां मिलें रोज़गारों को, बेरोज़गार जो लोग हैं उसको रोज़गार मिले। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये काम सरकारी नौकरियों के थ्रू नहीं होगा। सरकारी नौकरियां लिमिटेड हैं, वो ऑलरेडी उसका प्रोसेस चलता है, उनको भी सुचारू रूप से, रेगुलर रूप से करना पड़ेगा। बार बार वो जो नौकरियां रद्द हो जाती हैं उनको भी रोकना पड़ेगा। नहीं, 20,000 नौकरियां कैसे? मैं उसी पे आ रहा हूँ। सरकारी नौकरियों के बारे में संख्या बिल्कुल लिमिटेड है। 20,000 नौकरियां जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सिस्टम, स्वयं के रोजगार, यहाँ पे नई चीज़ों का डेवलपमेंट जिसमें रोजगार के अवसर लोगों को मुहैया होंगे। मैं आपको इसके बारे में बस थोड़ा सा आइडिया दूंगा, क्योंकि मैंने ये सोच रखा है कि जब आचार संहिता लगेगी सितंबर में हमारी जो योजना है रोजगार को लेके, मैं उसका खुलासा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हम लोग राजनीति में, आज हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्राइमरी संगठन था 2015 में, हम स्वराज अभियान के लोग थे जी। स्वराज ने 2019 में हम लोगों ने हमारा बहुत छोटा सा संगठन था, चुनाव लड़ा, हमने 25 लोगों को चुनाव में उतारा था हरियाणा में। उन दिनों हमने ये कहा था कि हरियाणा की जो समस्या है ना वो बेरोजगारी है। और आपको याद होगा कि सीएम खट्टर साहब ने एक यात्रा की थी पूरे हरियाणा की, अलग अलग क्षेत्रों में वो गए थे। हमने उनके पीछे पीछे अपनी यात्रा की। उनकी जो यात्रा एक बड़े स्केल पे थी, उनके पास बहुत सारे संसाधन थे। हमारी जो यात्रा थी 3 गाड़ियों में थी, लेकिन हमने हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने स्वराज की तरफ से उस समय ईमान पत्र रिलीज़ किया था। वो ईमान पत्र के नीचे हमने एक टैगलाइन लिखी थी कि हरियाणा की बेरोजगारी ख़त्म करने का तरीका। हमने उसमें लाखों नौकरियां बताई थी। मैं तो अब दादरी में आके उसका स्केल को कम कर रहा हूँ। सितंबर में लाखों से अब 20,000 तक, क्योंकि विधानसभा का है, हम सितंबर में आपको हरियाणा का ब्लूप्रिंट भी देंगे कि हम हरियाणा में बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए, नो डाउट मुझे मौका मिला तो मैं बार बार कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ूंगा, इस सरकार का पार्ट बनूंगा। और इसमें कोई दो राह नहीं कि कांग्रेस को इस बार काम करके दिखाना होगा। तो नो डाउट एमएलए बना तो दादरी के लिए, क्षेत्र में कोई पोजीशन मिली तो पूरे क्षेत्र के लिए वो काम करके दिखाऊंगा। मेरे ही कुलीग होंगे यदि मैं एमएलए बनता हूं, जो भी हमारे यहाँ मंत्री होंगे, चाहे वो आपके इंडस्ट्री को देखते हो, एजुकेशन को देखते हो, उनसे बात करेंगे, अपना प्लान उनके साथ साझा करूंगा। एक बस एक हिंट दे देता हूं मैं आपको, पिछली बार भी जो 90 एमएलए बने थे, मैंने ये ईमान पत्र और बेरोजगारी हटाने का जो मंत्र था, ये उनको पत्र लिख के उन सब के पास भेजा था। कुछ लोगों के संदेश आए थे कि पत्र मिला, हमने देखा, बहुत अच्छा है, अब हम उस पर काम करेंगे। अच्छा, बात करें हम चरखी दादरी जिले की, नया जिला है दादरी हरियाणा में, जो बीजेपी सरकार के जो अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी ने इसे
घोषित किया था। जो जिले की जो सुख सुविधाएं होती है वो दादरी को आज तक नहीं मिल पाई है। आप चरखी दादरी में घूमते भी हो शहर में, और उधर जो निर्दलीय विधायक है दादरी के, वो भी कहते हैं कि मैंने करोड़ों रुपए की परियोजनाएं चरखी दादरी में शुरू कर दी है। तो क्या ये परियोजनाएं आपको दिख रही है कहीं, और चरखी दादरी का विकास आपके अनुसार कैसे होना चाहिए? देखिए, हम बार बार बात करते हैं, कई बार मतलब जब मैंने नौकरी की बात की तो लोगों को लगा कि ये तो झूठ है जी, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप एक आयाम समझ लीजिए, विकास का कतई मतलब नहीं है बजट की एलोकेशन। करोड़ों रुपए आ जाना और किसी चीज़ पे लगा देना इज़ नॉट विकास। आप इसको मतलब स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। विकास का मतलब क्या है? बात दीपक जी, दादरी जिला ऐसा हरियाणा में दूसरे नंबर पर, जो कि यहाँ से काफी पैसा राजकोष में जाता है। जागरण की रिपोर्ट थी, दूसरे नंबर पर है। जागरण की रिपोर्ट में तो आपको अव्वल बताया गया है। पिछले 5 साल में 1500 करोड़ रुपए यहाँ से रेवेन्यू में गए हैं, ऐसा जागरण ने, अखबार ने रिपोर्ट में निकाला था। जब मैं आपको विकास की बात कर रहा हूँ, विकास का एकमात्र पैरामीटर है, आपका जीवन यहाँ पे है, मेरा जीवन यहाँ पे है। हम दोनों के जीवन में कुछ सामाजिक, न्यायिक, आर्थिक रूप से कुछ भी अपलिफ्टमेंट हो, वो विकास है। बजट एलोकेशन को ही राजनेता, सरकारें, अफसर विकास मानने लगते हैं। यहाँ से 1500 करोड़ खजाने में गया, यदि वो नेता सच कह रहे हैं, हो सकता है 1500 करोड़ यहाँ आया हो, लेकिन उससे क्या किसी की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ा? विकास का पैमाना लोगों के जीवन में असर डालना है, उनके जीवन को बेहतर बनाना है। बजट एलोकेशन विकास का पैमाना कभी नहीं है। सुविधाओं के लिए हम बात कर रहे थे, यदि मेरे गांव में बिजली पानी आए उसके लिए पैसा नहीं चाहिए। अगर कम शब्दों में आपसे पूछा जाए कि दादरी का विकास कैसे हो, क्योंकि पूरी दादरी के रोड वगैरह सभी टूटे हुए हैं, कभी सीवर ब्लॉकेज हो रहे हैं, कभी पानी की समस्या दादरी में भी, आपने कहीं 25 दिन बताया, कहीं 45 दिन बताया, तो दादरी में भी काफ़ी दिनों से पानी की समस्या, और पानी है अब आने लग गया है तो वो बिल्कुल गंदा पानी है। दादरी के विकास के लिए हमारी योजना 2 स्तर पे हमने डिवाइड कर रखी है। पहली योजना है 6 महीने की। 6 महीने में हमने हर चीज़ को दुरुस्त करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जी। अस्पताल, पानी, बिजली, सड़कें, गलियाँ, ये जो हमारे पास हैं, और इसमें जितने लोग काम करते हैं उनको अपनी टीम का मेंबर मानना है। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है जी। सफाई कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, कोर्ट कचहरी में लोग हैं, इसके अलावा बिजली विभाग में इवन कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, किसी भी तरह के एम्प्लॉई हैं, ठेका प्रथा ठेका प्रथा है, किसी भी तरह के एम्प्लॉई हैं, वो हमारी टीम के मेंबर बन रहे हैं। 6 महीने का समय हम लगाएंगे इस व्यवस्था को ठीक करने में। इसमें मैं एक बात और बढ़ के बोलता हूँ, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि इस बार कांग्रेस पार्टी की चुनाव से सरकार बनेगी ही बनेगी। मैं मानता हूँ कि ये होगा, लेट्स अज्यूम कि नहीं होता। आपके यहाँ जो एमएलए थे वो ना सरकार के थे ना विपक्ष के थे, वो अपने आप को निर्दलीय कहते थे, लेकिन वो बीजेपी के साथ रहे, ये मतलब सबको पता है। आज वो कांग्रेस के साथ हैं, हमारे सीनियर हैं मेरे से और उम्र में भी बड़े हैं। तो मुझे ये लगता है कि पहले 6 महीने में, चाहे मैं पक्ष का हूँ, विपक्ष का हूँ, निर्दलीय हूँ, ये 6 महीने में जो व्यवस्थाएं ठीक करने की कोशिश है ये मैं कर सकता हूँ। अपने बलबूते पे एमएलए कर सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार होगी तो और जल्दी से और अच्छा कर सकता है। तीसरी बात, व्यवस्थाएं ठीक होने के बाद विकास के आयाम में मैंने बता दिया कि मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में लोगों की ज़िंदगी ऊपर बढ़े, सुख सुविधाएं आएँ, न्याय मिले, अधिकार मिले, आर्थिक रूप से ऊपर बढ़ें। और इसके अलावा मैं चाहता हूं कि 6 महीने के बाद मैं अपने सपने पे काम करूं। जो सपना मैंने आपको बताया उसमें कमाई का मतलब रोजगार, जो 20,000 नौकरियों की मैं बात कर रहा हूं, वो दूसरे सपने का पार्ट है। तो 6 महीने के बाद मेरे पास, मैं मान के चलता हूँ, आने वाले 5 साल का मेरा टेन्योर है, तो मेरे पास 4 साल बचेंगे। लास्ट के 6 महीने में मैं कोई घोषणाएँ नहीं करूँगा। मतलब मैं आज आपसे वादा कर रहा हूँ, अक्सर क्या होता है कि नेता ये कहते हैं कि अब की बार चुनाव जीतूंगा तो ये करूंगा। मैं आखिरी के 6 महीने में ये बताऊंगा कि मैंने ये सोचा था और 5 साल में मैं ये कर पाया। ये मेरा लास्ट के मोमेंट के 6 महीने होंगे। तो 4 साल में मुझे कमाई पे ध्यान देना है, लोगों की कमाई के लिए आपको पढ़ाई पे और ट्रेनिंग पे ध्यान देना है, जो कि हमारा जो प्लान मैं आपको कह रहा हूँ सितंबर में बताऊँगा, उसमें ट्रेनिंग भी एक हिस्सा है।
तो वो सारा प्लान ज़रूर डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा, सितंबर में करूंगा। और ये मैं जस्ट आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 20,000 नौकरियां पाना दादरी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, बस आपको और हमें मिलके काम करना है। अब जल्दी जल्दी यस और नो में सवाल करते हैं आपसे। बिल्कुल, रैपिड फायर। जी ठीक है, चलिए। अभी मुख्यमंत्री जी जल्दी जल्दी घोषणाएं कर रहे हैं, क्या वो चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं या सही है या गलत है, वो करना चाहिए या नहीं? वो चुनाव के मद्देनज़र कर रहे हैं। घोषणाएं जनता के लिए हमेशा फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन एक राजनेता को, मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए। अग्निवीर योजना सही है या गलत है? गलत है, कैसे भविष्य से गलत है? खिलवाड़ है, सुरक्षा से खिलवाड़ है। आप देखिए, 2 फोर्सेस हमारी टेक्निकल फोर्स हैं। आर्मी को हम फिर भी थोड़ा सा ये है कि भाई उसमें आपका ह्यूमन लेबर इन्वॉल्व है, थोड़ा सा ग्राउंड फोर्स है। हम शुरुआत करते हैं दोनों टेक्निकल फोर्सेस से। एयरफोर्स, नेवी, दोनों में टेक्निकल ग्राउंड के बच्चों को लिया जाता है, और एक बच्चा जो ट्रेनिंग करता है वो इक्विवेलेंट टू बीटेक हो जाता है, जो वहाँ पे भर्ती हो जाता है। और मुझे अच्छे से पता है कि ऑफिसर लाइन में वहाँ सिर्फ बीटेक होल्डर को, इंजीनियरिंग वालों को मैक्सिमम लिया जाता है। कुछ 1-2 पोस्ट हो सकती है जो कि एनसीसी कैडर या ऐसे किसी के लिए रिजर्व हो, वरना सब के सब इंजीनियर होते हैं। दोनों फोर्स में एक व्यक्ति को जो कि +2 करके गया या मान लो BA करके भी गया, उसको तैयार करने में 10 साल लगते हैं। उसको पढ़ाने में, ट्रेन करने में 4 साल में उसकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं होगी। अब इसको आप दूसरे तरीके से समझिए, अब आर्मी को भी इंक्लूड कर लीजिए। 4 साल में बच्चा तैयार हुआ, आपके बड़े जो अफसर हैं, सूबेदार साहब हैं, वो बड़े हो रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, लेकिन आपकी यंग फोर्स रिटायर हो रही है जी। न्यू रिक्रूटेड लोगों को ला रहे हो। देश सुरक्षा से खिलवाड़ ऐसे है, जब भी मुसीबत आएगी हमारे यंगस्टर बिना ट्रेनिंग के यदि जाएंगे तो वो नुकसान होगा। युवा खत्म हो जाएगा 4 साल जी। क्या महंगाई कम हो सकती है अगर कांग्रेस आती है तो, हाँ या ना? हाँ। 20 सेकंड में बताओ कैसे कम होगी? देखिए, महंगाई सिर्फ देखिए हम घर से समझ लें इसे। मैं कहूँ मुझे घर चलाना है, घर में बचत होनी चाहिए। आपको करना क्या है? अपने अननेसेसरी खर्चे घटाने होंगे, कमाई बढ़ानी होगी। कमाई भी जनता से नहीं चूसनी। आपके तरीके बहुत सारे हैं। आप बहुत सारा चीज़ ऐसी है जो इंपोर्ट कर सकते हो, उसका पैसा आपको देना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ग्राम उद्योग को डेवलप करना होगा। चाइना की तर्ज पे हमारे घर घर में आसपास हमें उद्योग, छोटे उद्योग लगाने होंगे, जिससे कि पैसा जनरेट हो। पैसा जनरेट होगा, कमाई बढ़ेगी। मैं फिर उसी सवाल पर आता हूँ, अगर आपको जन आशीर्वाद मिलता है तो क्या दीपक लांबाजी चरखी दादरी जिले में कहीं भी उद्योग स्थापित कर पाएंगे, हाँ या ना? हाँ, पक्का? हाँ। आप दर्शकों के सामने हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। यहाँ 152D के बिल्कुल पास है, NCR के बिल्कुल पास हैं। 300 एकड़ मेरे पड़ोस में, आपके पड़ोस में अपनी ज़मीन रखी है, क्यों नहीं कर पाए? क्या गैस सिलेंडर के दाम घटाकर कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी? देखिए, ये चुनाव में कांग्रेस भी वादा करती है, बीजेपी भी करती है, और मुझे लगता है कि पेट्रोलियम के जो प्राइस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में एक बार बिल्कुल 0 पे पहुंच गए थे। तब भी हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थों के प्राइस बहुत ऊपर थे। तो सरकार को उस समय कम से कम ये करना चाहिए था कि सालों का स्टॉक इकट्ठा कर लेती। आज के दिन जो जेब से पैसा जा रहा है जनता की, वो नहीं जाता। बिल्कुल दाम घटाए जा सकते हैं। टैक्स का, रेवेन्यू का लालच छोड़ना होगा। अननेसेसरी खर्चे सेंट्रल गवर्नमेंट को घटाने होंगे। 8,000 करोड़ का प्लेन खरीदना या मेरे लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर देना, ये मेरी प्रायोरिटियों में से मुझे एक को चुनना होगा। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप सीएम किसे देखना पसंद करोगे? मुझे ये लगता है कि आज की दिन यदि हरियाणा में देखा जाए तो हुड्डा साहब की लीडरशिप में कांग्रेस काम कर रही है। और जो लोग, हुड्डा साहब कौन से? भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा? भूपेंद्र हुड्डा जी की लीडरशिप में काम कर रहे हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि लोकतंत्र प्रोसेस का यदि मुझे आइडियल मेथड आप समझें, जो मुझे समझ आता है और जो मैं संविधान की बात करता हूँ, उसने जो हमें बताया वो ये बताया कि एमएलए चुन के जाएंगे, उसके बाद वो चुनाव करेंगे कि सीएम कौन हो। आइडियल मेथड ये है। आज की डेट में जो नेता हैं उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अपना एक 10 साल वो सीएम रहे हैं, काम किया है। शैलजा जी भी इन्वॉल्व हैं। अब देखिए किसको चुनना है, सब एमएलएज का, पार्टी के सीनियर लीडरशिप का अधिकार है, वो करेंगे जो करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज की डेट में हरियाणा के बड़े नेता
भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। जितने गांव बचे हुए दादरी विधानसभा के, उन गांव वालों को आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपके गांव में आ रहा हूं। हमारी यात्रा का पर्पज़ कोई भीड़ इकट्ठा करके गांव की गलियां ब्लॉक करना नहीं है। मैं आपके दरवाजे पे आ रहा हूं, सिर्फ 2 चीज़ों पे बात कर रहा हूं। जो मैंने दादरी के लिए सोचा है, उसके लिए मैंने अपना एक परिचय पत्र बनाया है, जिसमें मैंने 12 साल का अनुभव लिखा है और लास्ट पैरे में ये लिखा है कि मैं दादरी के बारे में क्या सोचता हूँ और क्या करना चाहता हूँ। तो जब मैं आपके घर आऊँ, आप मिलेंगे, और मेरी रिक्वेस्ट आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से भी है कि वो पर्चा जहाँ मैं दे चुका हूँ और जहाँ मैं आने वाले समय में 25 अगस्त तक मिल के दूँगा, वो पर्चा आप एक बार उसको ज़रूर पढ़ें। कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए मैं भी दावेदार हूँ। चुनाव लड़ूंगा तो दुगनी ताकत के साथ लड़के दिखाऊंगा। मान लीजिए पार्टी का इवैल्यूएशन सिस्टम किसी और को टिकट देता है, तो मैं उसके साथ खड़ा होकर चुनाव में उसकी पूरी मदद करूंगा। आने वाले समय में मैं अपनी तरफ से वादा अपने आप को और आपके थ्रू जनता के सामने भी वो बात रख रहा हूँ। आने वाले 30 साल तक, जब तक कि मैं 70 साल के करीब का नहीं हो जाता, इसी क्षेत्र के लिए काम करता रहूँगा। MLA बनूंगा तो काम थोड़ा आसान होगा, नहीं भी बनूंगा तो भी यहाँ काम करूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू।